अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरे नावल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल रमज़े इश्क। नेक्स्ट इसको रीड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आ रहा होगा। काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जब आपका कमेंट आता है तो इससे और मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्या मुसीबत है, कब तक मुझे ये बेसुरा सा म्यूज़िक सुनाओगी, शहराम ने ज़िद होते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा शहराम, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, बहारे ने बेयकीनी से कहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने सर से दुपट्टा जानबूझकर उतारा था और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम बिला वजह इस डॉक्टर से फ्री हो रही थी। शहराम की बात पर बहारे एक पल के लिए गड़बड़ाई। इसे नहीं पता था कि शहराम ने देख लिया था कि इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। कमबख्त था, मैट्रिक पास, मगर बला का ज़हीन था। अपने लबो लहजे और किसी भी बात पर वो मैट्रिक पास नहीं लगता था। नज़रों का इतना तेज़ था कि अकाब की नज़र भी इसके आगे कुछ नहीं। बहारे गुस्से से दांत कुचला के रह गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा कोलीग डॉक्टर है, मैं इससे किसी पेशेंट के मुतालिक बात कर रही थी। बहारे ने लड़खड़ाती ज़ुबान से सफाई पेश की। ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो तुम क्या बातें कर रही थी, शहराम ने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें क्या पता हो कुलीग क्या होते हैं, वो पढ़ाई में कितनी मदद करते हैं। डॉक्टर वासिफ मुझसे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तुम सिर्फ गंदा ही सोच सकते हो। शहराम का नरम लहजा महसूस करते गाड़ी को हमवार रास्तों पर देखकर बहारे फिर से अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। ठीक कह रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं गंदा इंसान हूँ, गंदा ही सोच सकता हूँ। तुम पढ़ी लिखी औरत हो जिसकी सोच बहुत साफ सुथरी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी इज्जत हो, तुम पर किसी की भी नज़र में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो नज़र अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। मगर शहराम खानजादे को तुम पर किसी की भी नज़र गवारा नहीं। शहराम ने सड़क पर नजरें चुमाए स्पॉट लहजे में जवाब दिया। मेरी इज्जत का क्या शहराम, जो तुमने तमाशा लगाया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा निकाह हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि तुम्हारा और मेरा निकाह हो चुका है। तुमने मुझसे वादा भी लिया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। तुमने आज अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक बनाएंगी, मैं कैसे सामना करूँगी सबका। बहार एक बार फिर से रोना शुरू हो गई। आज शहराम ने जो किया वो भूल नहीं पा रही थी। जानता हूँ ये निकाह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी ज़ात तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अब तुम कैसे बताओगी सबको कि बहारे गुल जो कि काबिल डॉक्टर है, इसका शौहर सिर्फ मैट्रिक पास है। यकीनन तुमने सबको मेरे मैट्रिक पास होने का तो बता दिया होगा। इस बात पर मेरा खूब मजाक भी बना होगा। शहराम की स्पॉट तंजिया आवाज़ गूंजी। बहारे इसके तंज में छुपा मतलब बखूबी समझ चुकी थी, यानी वो हर चीज़ से बाखबर था। अब जो भी है बहारे, सबको पता तो चल गया, अब जितना मर्जी शौक मना लो। अब तुम्हें वहाँ सब मिसेस शहराम कहकर पुकारेंगे। शहराम ने इसका मजाक उड़ाया। बहारे ने बेबसी से शहराम पर अपनी नफरत अमेज़ आंखें गाड़ी। शहराम ने इसकी आंखों में नफरत देखकर अपना गुस्सा बमुश्किल ही जब्त किया। अगर इसे अपने सामने बैठी लड़की से इश्क ना होता तो वो कब से इसे आज़ाद कर चुका होता। मगर ये लड़की इसका इश्क ही नहीं, इसकी ज़िंदगी भी थी, जिसे दूरी किसी भी कीमत पर गवारा नहीं थी। इसका किसी लड़के से बात करना इसे इतना चुभता था। बहारे ने लड़कों के साथ ही मेडिकल की तालीम हासिल की थी। इन सब में इसकी मुकम्मल रजामंदी शामिल थी, बल्कि इसने ही इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया था। दाजी की भरपूर मुखालफत के बावजूद, यहाँ तक कि बहारे के बाबा भी इसकी मेडिकल की तालीम के हक़ में ना थे। मगर वो कैसे अपने बहारों की आंखों में ख्वाब ज़ाया कर सकता था। ज़हले की गलती की सज़ा कैसे अपने बहारे को भुगतने दे सकता था। इसलिए इसने अपनी ज़िम्मेदारी पर बहारे का मेडिकल कॉलेज दाखिला करवाया। मगर आज बहारे के एक्ट से इसे बेइंतहा तकलीफ़ पहुँची। इसकी जगह कोई और भी होता तो बहारे को इस बात की सख्त सज़ा देता। अगर आज वो इसकी सख्ती ना करता तो मज़ीद मुश्किल हो जाती। दोबारा इससे बढ़कर ऐसी कोई हरकत कर सकती थी। बहारे की हर गलती, हर बदतमीज़ी माफ़ कर सकता है, मगर इस पर किसी की एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नफ़रत में हर हद से गुजर जाना गवारा करता है, मगर हर हाल में सिर्फ इसकी रहे। वो अब जानता था कि इस बहारे कभी ऐसी हरकत करने का सोचेगी भी नहीं। इतना सबक इसके लिए काफ़ी था। इसने एक नज़र बहारे को देखा जो संजीदा चेहरा लिए बैठी थी। यकीनन वो कुछ ऐसा वैसा ही सोच रही थी जिससे वो इसे मज़ीद तकलीफ़ पहुंचा सके। बहारे, एक बात याद रखना, तुम मेरी हो। अगर आइंदा तुम किसी लड़के के करीब भी गई तो उसी पल रुखसी करवा कर तुम्हें हवेली से बाहर निकलना भी बंद कर दूंगा। शहराम का लहजा अटल मजबूत था।
तुम मुझे धमकी दे रहे हो शहराम? मैं इतना पढ़ लिख कर सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर रहूँगी, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे निकाह, तुम्हारी ज़िंदगी और इस हवेली से भाग जाऊँगी, बहारे ने चीखते हुए धमकी दी। बहारे की बात पर शहराम का दिल, जो इसने मुश्किल में पुरसकून किया था, फिर से आंधियों की जद में आया। चेहरा सुर्ख पड़ गया। शहराम ने एक झटके से गाड़ी रोकी। बहारे, मैंने हमेशा तुम्हारी मर्ज़ी करने दी। मेरी नरमी का तुमने हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जिस दिन मैंने तुम्हारी लगा में खींची बात करने की, तो क्या सर उठाने के काबिल नहीं रहोगी? आइंदा मुझे धमकी दी तो मैं कसम खाता हूँ अपनी मोहरे की, तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगा। समझ आई मेरी बात तुम्हें? शहराम बेहद ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। बहारे इसकी धाड़ पर लड़स गई थी। ये पहली दफ़ा था शहराम इस पर इतनी बुरी तरह चलाया था। वो जानती थी कि वो मोरे से बहुत प्यार करता है, वो इसकी झूठी कसम नहीं खा सकता। बहारे शहराम का सुर्ख संजीदा चेहरा देखकर खामोश हो गई। शहराम कुछ पल इसे घूरता रहा, फिर लब भींचे गाड़ी स्टार्ट की। दोनों ने सारे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की। शहराम ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई। हवेली में दाखिल होते ही बहारी गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुई। शहराम गाड़ी बैक करता हवेली से निकलता गाड़ी भगा ले गया। अब रात भर डेरे पर इसके लफ्ज़ों का जहर अपने अंदर उतारकर खुद को जलाना था। अब्रिश हवेली में दाखिल होते इसकी शान और शौकत देख रही थी। ज़हले ने बहुत मरतबा हवेली का जिक्र किया था, मगर हवेली इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी होगी, अब्रिश को अंदाज़ा ही नहीं था। हवेली का लॉन कई कनाल पर मुश्तमिल था, जिस पर बेहद निगाह करना मुश्किल थी। सरसब्ज लॉन में घने दरख्तों की झुंड। हवेली के लॉन में एक तरफ आबशार था, जिसमें खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे। इतना बड़ा कार पोर्च था कि जिसमें गाड़ी बड़ी बड़ी खड़ी थी। अब्रिश को हवेली से ज़्यादा यहाँ की जगह बहुत खूबसूरत लगी। सरसब्ज पहाड़, जिसके इतराफ़ में गहरी खाइयाँ, ऊंचे नीचे रास्ते, ख़तरनाक रास्ते से काफ़ी अट्रैक्ट किए। जगह जगह बहते दरिया, सबसे बढ़कर यहाँ का खूबसूरत मौसम, जो इस्लामाबाद की निस्बत काफ़ी ठंडा था। अब्रिश को यहाँ का मौसम बहुत भाया। अमेरिका जैसे मुल्क में इसने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। वो यूएसए में कभी इस शहर में गई कहाँ थी। अनाया और आहल हवेली को देखकर बहुत खुश थे। वो तो हवेली इन लोगों के लिए काफ़ी हद तक मरगूब नज़र आ रही थी। ज़हले खातून पूरे रास्ते रोती आईं। हवेली में दाखिल होते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आहल ने इन्हें अपने बाजू के हल्के में लिया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अब्रिश को अंदाज़ा हो गया था, वो जितनी बाहर से खूबसूरत थी, इससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत थी। बहुत बड़ा लाउंज, जिसमें बहुत कीमती सोफ़े, जदीद कीमती आराइश से डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे। जगह बड़े बड़े गुलदान पड़े हुए थे, जहाँ से डाइनिंग हॉल नज़र आ रहा था, जो 24 कुर्सियों पर मुश्तमिल डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। खूबसूरत लाउंज, जिसकी बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से नज़र आते सरसब्ज़ पहाड़। ज़हले खातून सबसे मिलकर रो रही थी। अनाया आहल सबसे बहुत खुशगवारी से मिल रहे थे। वो सबसे अलग थलग खड़ी थी। अमीना खानम और ज़रीना खानम ने खुद आगे बढ़कर अब्रिश को प्यार किया। माशाल्लाह ज़हले, तुम्हारी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। अमीना खानम और अब्रिश को देखते ही तारीफ़ की। क्या नाम है इसका? अमीना खानम ने ज़हले खातून से पूछा। अब्रिश, ज़हले खातून ने मुस्कुराते हुए बताया। माशाल्लाह, इसका नाम तो बहुत इसकी तरह खूबसूरत है। अमीना खानम ने दिल में तारीफ़ की। अब्रिश इस वक्त जहेज़ के ऊपर, जीन्स के ऊपर ब्लैक लॉन्ग शर्ट पहने हुए थी, जिस पर इसने आते हुए स्टॉलर ले लिया था। क्यों लिया था वो नहीं जानती थी, मगर ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने स्टॉलर लिया था। इसने मफलर स्टाइल में ना सिर्फ स्टॉलर लिया, बल्कि इससे बहुत अच्छी तरह खुद को कवर भी किया हुआ था। वो अपने हाफ पाल केचर में कैद किए हुए थी। वो सिंपल सी बेहद खूबसूरत लग रही थी। परीगुल से इसकी इतनी तारीफ़ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। इसने ज़हले की खूबसूरती के मुतालिक सुन रखा था, मगर इसकी बेटी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सच में ये चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल ज़हले फुफ्फो की तरह। मगर हमको डर लगता है ये भी ज़हले फुफ्फो की तरह अपनी खूबसूरती पर ग्रहण न लगा दे। परीगुल ने मुस्कुराते हुए जहर उगला तो पूरे लॉन्च में सांप सूंघ गया। ज़हले का रंग सुर्ख पड़ा, नजरें खुद ब खुद झुक गई। अब्रिश का रंग भी सुर्ख पड़ा। वो परीगुल की बात को खूबी मतलब समझ चुकी थी। सब यकदम खामोश हो गए। हवेली के अंदर जन्नान खाने के लाउंज में दाखिल होते ही जर्रान खानजादे ने परीगुल की बात सुन ली थी। माहौल में तनाव की कैफियत महसूस कर ली थी। सामने खड़े अब्रिश के हसीन चेहरे पर बहमी तहसीरात वाजिया थे। वह लब भींचे खड़ी थी। यकीनन ज़हले खातूनी ने इसे काफ़ी समझा के लाई थी, वरना इस दिन इस लड़की की फितरत से तो इतना वाकिफ़ हो चुका था कि वो किसी की बात इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम पप्पो। ज़ारान ने जनान खाने के लॉन्च में फैली गमगीन खामोशी को तोड़ा। ज़हले ने आगे बढ़कर खुद को काबू पाते ज़ारान को गले से लगाया। आहल ने भी आगे बढ़कर ज़ारान खानज़ादा को सलाम किया। वो हवेली की शान शौकत से मरऊब होने के साथ साथ ज़ारान खानज़ादा की पर्सनैलिटी से भी काफ़ी मरऊब हो गया। ज़ारान खानज़ादा ने आगे बढ़कर अनाया के सर पर हाथ रखा, मगर अब्रिश को एक नज़र भी नहीं देखा। अब्रिश ने भी इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। सब मुस्कुराते हुए सोफ़े पर बैठ के ज़ारान खानज़ादा भी एक सोफ़े पर तर्जमान होते सोफ़े से टेक लगाते परी गुल को एक नज़र देखा। गुल भाभी, क्या कह रही थी आप? ज़हले फुप्पो की खूबसूरती पर ग्रहण लगा है। ज़ारान खानज़ादा का सरदार रौब आवाज़ में सवाल गूंजा तो परी गुल की रंगत फक पड़ गई। वो हवेली की औरतों के सामने तो सब कुछ कह देती थी, मगर हवेली के मर्दों के सामने अपनी ज़ुबान पर काबू रखती। ज़ारान खानज़ादा से तो वैसे ही वो खौफ खाती थी। ज़ारान खानज़ादा ने आज तक कभी कुछ कहा नहीं था, मगर इस हवेली पर रौब काफ़ी था। सब भी इसकी खौफ खाते थे, क्योंकि वो अरहम की तरह नरम मिजाज हरगिज़ ना था। जो बात बुरी लगती सबके सामने बरमला इजहार कर देता, वो काफ़ी सख्त लफ्ज़ों से। हाँ, वो खानम चची ने कहा अब्रिश चांद का टुकड़ा है। तो हमने कहा चांद में तो ग्रहण होता है। परी गुल ने फ़क रंगत से मुश्किल वजाहत दी। परी गुल के अब्रिश को चांद का टुकड़ा कहने पर ज़ारान खानज़ादा अब्रिश की नज़रें चार हुई थीं। दोनों ही फ़ौरन ही अपनी नज़रें फेर लीं। मुझे किसी और का तो पता नहीं, मगर ज़हले फुप्पो वाकई चांद का टुकड़ा है। चांद में ग्रहण हो सकता है, मगर ज़हले फुप्पो में नहीं। इनका पुरनूर चेहरा देखकर कहा जा सकता है वो कितनी पाक और ख़ूबसूरत हैं। ज़र्रान के संजीदगी से कहने पर सबके लब्बों पर मुस्कुराहट दोहरी। ज़हले की आंखों में आंसू आए थे। ज़र्रान ने इनका मान पल में बढ़ा दिया। परीगुल ज़ारान की बात पर खामोशी से वहाँ से चली गई। मौसूफ का यहाँ पर भी काफ़ी रोब दबदबा था। अब्रिश ने मुंह बनाते हुए सोचा। एक नज़र ज़र्रान को देखा, जो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए सबसे बातें कर रहा था। अब्रिश को इसका संजीदा चेहरा देखकर पूरा यकीन हुआ था कि ज़र्रान कभी भी मुस्कुराया नहीं होगा। अब्रिश, बैठो बेटा, तुम क्यों खड़ी हो? ज़रीना खानम ने इसे खड़ा देखकर कहा। वो सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए गड़बड़ा गई। ज़रान ने इस दौरान इसकी तरफ नहीं देखा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ, अब्रिश ने ज़िले की आंखें निकालने के बावजूद कहा। वो ज़रान खानज़ादा के सामने मज़ीद नहीं ठहरना चाहती थी। दरख़शां, आमीना खानम ने दरख़शां को पकड़ा। जी खानम बीबी। दरख़शां फ़ौरन से हाजिर हुई। तुम अब्रिश बेटा को इसका कमरा दिखा दो। आमीना खानम से कहो कि दरख़शां ने बुलाया है। अब्रिश दरख़शां की तकलीद में इसके साथ चल पड़ी। अब्रिश कुछ देर आराम करने के बाद ज़हले के हुक्म पर मर्दान खाने की तरफ आई। वह तकरीबन सबसे मिल चुकी थी। समीउल्लाह खान से मिलना बाकी था। अब वो दाजी के कमरे के बाहर शीशो पंच में खड़ी थी। ज़हले, आहल और अनाया अंदर दाजी के कमरे में मौजूद थे। इसे अंदर आने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर यहाँ का माहौल देखकर इसे अजीब सा महसूस हुआ। सब औरतें घर में भी बहुत अच्छी तरह दुपट्टे ओढ़े हुए थी। जन्नान खाना अलग, मर्दान खाना अलग। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखने में सब औरतें बहुत अच्छी लगती थी सवाए परीगुल के। दूसरा, वो दिल से किसी को भी कबूल नहीं कर पा रही थी, ना ही इसे किसी से उनसियत महसूस हो रही थी। जो अपनायत मोहब्बत इसे अपने ताया की फैमिली से महसूस होती थी, यहाँ कर मफूद थी। ना ही इसका दाजी से मिलने को दिल कर रहा था, जिनकी खुदगर्जी और अनापरस्ती की वजह से इसकी माँ ने अपने घर वालों से दूर एक अनजान मुल्क में बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार दी। इसके लिए वो अपने दिल में इन सब के लिए वसअत नहीं पाल रही थी। दाजी के कमरे के बाहर खड़ी थी। ज़रान खानज़ादा इसके स्काई कलर की शलवार कमीज़ पहने, कंधों पर ब्लैक मर्दाना शॉल डाले दाजी के कमरे की तरफ आ रहा था। इसे दाजी के कमरे के बाहर गुमसुम खड़ा देखकर चौंका। वह लब बिंचे अब्रिश की तरफ बढ़ा। अब्रिश दरवाज़ा नॉक करने लगी ही थी कि ज़रान खानज़ादा को देखकर ठटक कर रह गई। चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। हसीन नकुश के जाविये ने बिगाड़े। ज़ारान इसके चेहरे के तासुरात बगौर देखते इसके पास रुका। ज़ारान के चेहरे के तासुरात भी कमोबेश अब्रिश जैसे ही थे। सुनो, दाजी के कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी ज़ुबान बाहर छोड़कर जाना। ज़ारान इसके चेहरे पर बढ़ती नागवारी देखकर बोला। ऐसा करती हूँ, मैं जाती ही नहीं, अब्रिश ने कहते हुए इसे सर्द नज़रों से घूरा। मैं तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात होगी। तुमसे मिलकर दाजी करेंगे भी क्या? वो तो सिर्फ ज़हले फुप्पो से मिलना चाहते थे। अगर तुम इनसे नहीं भी मिलोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ारान खानज़ादा अब्रिश को देखता तंज़िया मुस्कुराया। अब्रिश इसकी बात पर लब भींचकर खामोश हो गई। लगता है तुम वाकई अपनी ज़ुबान इस्लामाबाद छोड़कर आई हो। ज़ारान के तंज़ पर वह मुश्किल खुद पर कंट्रोल किए हुए थी, मज़ीद खुद पर कंट्रोल ना रख सकी। मेरी ज़ुबान को छोड़े, लगता है आप वो यकदम आप कहते कहते रुकी थी।
اس کی پر اثر اور باروب شخصیت کا اثر تھا جو اسے تم کہنے سے روکتا تھا، مگر اس دن کا لب و لہجہ اس کی گہری نظریں سے آپ کہنے نہ دیتی۔ وہ اس کی خاموش ہونے پر استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے حویلی آتے ہی تم نے اپنی نظریں باہر چھوڑ آئے ہو، شاید یہاں تمہارے گھر میں عورتوں ہیں اس لیے۔ ابریش نے تم پر خاص زور دیتے ہوئے اس لیے اس دن کی نظروں کا نوٹ کیا جو اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ آج اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ابھی اس کی نظریں کافی بے ضرر تھیں۔ اس دن اس کی بے باکی نگاہوں سے تو وہ سر تا پیر سلگ کر رہ گئی۔ ابریش کی تنزیہ زاران کے لبوں پر ستھرائیاں مسکراہٹ دوڑی۔ میں تو غلط تھا، تم زبان ساتھ لائی ہو۔ زاران نے آبرو چکا اس کی طرف دیکھا۔ ابریش اس کے تنزیے پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ زہلے نے اسے اپنی قسم نہ دی ہوتی تو وہ یقیناً اس کے طنز کے حساب ضرور برابر کرتی۔ کچھ وہ اس دن والے رویے سے بھی ڈر گئی تھی جو اس کے گھر میں اس کے 14 طبق روشن کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ادھر و دبدبے سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ پریگر جیسی عورت اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس کے خاموش ہونے پر مزید حیران ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے لگا جو سخت برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھے۔ عارض شدید سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ ابریش کے مزید قریب ہوا۔ ابریش سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آج تم میں دیکھنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ میں ضرور دیکھتا۔ زاران کی نظریں اس کے سٹالر پر تھی۔ ابریش اس کا بات سمجھتے مزید سرخ پڑی۔ ابریش نے اپنا سٹالر مزید ٹھیک کیا۔ زاران اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ تم میرے گھر کی عورت نہیں ہو، نہ ہی کبھی ہو سکتی ہو۔ ہم خان تم جیسی عورت کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زاران نے اب کی بار ابریش کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی اور بنا داجی کے کمرے میں دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ابریش توہین اور غصے کے احساس سے اندر تک سلگ گئی۔ وہ بڑبڑ جل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاران خانزادہ کی جان لے لے۔ اسے اپنے سینے میں زاران خانزادہ کے لیے نفرت کے الاؤ بھڑکتے محسوس ہوئے۔ اسے زہلے پر بھی غصہ آیا جو اسے یہاں زبردستی لے کر آئی تھی۔ اب تو وہ اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زاران خانزادہ جیسے بدتمیز انسان کے سامنے وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں جاتی، زہلے خاتون دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ ابریش، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر آؤ۔ زہلے کی پکار پر وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔